दोस्तों नमस्कार। ज़रा एक सेकंड के लिए रुक कर के सोचिए। आप जंतर मंतर पर बैठे हैं, आपके सिर पर लाठियां पड़ रही हैं, आपकी बहनों पर पैलेट गन चल रही हैं, आप बरसात में भीगते हुए आंसू गैस के धुएं में सांस लेते हुए अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं, आप संसद के बाहर धरने पर बैठे हैं, आप हरिद्वार से लेकर के हमीरपुर तक सड़कों पर उतरे हैं, आपने सोशल मीडिया पर वो तूफान खड़ा किया है कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्री की कुर्सी छीन ली, अब अमित शाह जैसे गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग तक कर रहे हैं। और चलिए मान लीजिए ये सारी लड़ाइयाँ आप जीत भी गए, लेकिन अगर आखिर में जब वो वोट डालने की बारी आए, उसी वोट के साथ ही खिलवाड़ हो जाए तो आपकी सारी लड़ाई का निष्कर्ष क्या निकलेगा? मेहनत आपकी, तकलीफ आपकी और नतीजा किसी और के हाथ में। यही तो असली सवाल है दोस्तों। यही तो सवाल है जो आज हर उस युवा के दिमाग में घूम रहा है जिसने 2 महीने में कुछ न कुछ अपनी हड्डी दांव पर लगाई है। सारी लड़ाइयों की एक ही मंजिल होती है और वो मंजिल है वोट। और अगर वोट ही सुरक्षित नहीं है, अगर वोट देने और गिनने की मशीन ही संदेह के घेरे में है, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर ही सवाल उठ रहे हैं, तो लोकतंत्र की पूरी बुनियाद हिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम इसी सबसे बड़े सवाल पर बात करेंगे जो जेन जी के आंदोलन के बाद अब जेन अल्फा तक पहुंच चुका है और जो अगले कुछ महीने में देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। पहले पूरा मंजर समझिए। जुलाई के महीने में जब जंतर मंतर पर छात्रों का सैलाब उमड़ा था कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की अगुवाई में, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस आंदोलन की गूंज सिर्फ शिक्षा मंत्रालय तक ही रुकेगी। पहले टारगेट था पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, ये पहली जीत। इसके बाद टारगेट बढ़ा गृह मंत्रालय, क्योंकि जिस पुलिस ने बच्चों पर पैलेट गन चलाई वो सीधे गृह मंत्री के अंदर आती है। और आज अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग हर तरफ उठ रही है, लेकिन आंदोलन के मुखिया अभिजीत दीपके ने पहले ही साफ इशारा कर दिया है कि अगली लड़ाई इससे भी बड़ी होगी और वो लड़ाई होगी चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के। क्योंकि सारे रास्ते आखिर में उसी जगह पर आकर के मिलते हैं जहां पर 5 साल का फैसला एक बटन दबाने से होता है। और यहीं पर पिछले कई सालों से देश के करोड़ों नागरिकों के मन में एक सवाल घूम रहा है, क्या ईवीएम मशीन पूरी तरह से सुरक्षित है? दोस्तों ये सवाल आज का नहीं है, ये सवाल कई सालों से उठ रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि ईवीएम में हेरफेर संभव है। कुछ राज्यों के चुनाव नतीजे ऐसे आए हैं जिन पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम पूरी तरह टैंपर प्रूफ है, कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, ये मशीन इंटरनेट से नहीं जुड़ी है, इसे हैक नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ कई विशेषज्ञ और तकनीकी जानकार कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को अगर पर्याप्त समय, पर्याप्त संसाधन और अंदर की एक्सेस दी जाए तो उसमें कुछ भी संभव है। यही बहस अब तेज होने वाली है दोस्तों, क्योंकि अब सिर्फ राजनीतिक पार्टियां नहीं बल्कि देश के लाखों करोड़ों युवा इस सवाल को उठाने वाले हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब भी ईवीएम की जांच की बात आती है तो कुछ न कुछ अजीब घटना हो जाती है। पिछले साल बंगाल में जब चुनाव के बाद कुछ ईवीएम मशीनों की जाँच की मांग उठी, कुछ याचिकाएँ दायर हुई तो अचानक स्ट्रांग रूम में आग लग गई, बहुत सारे कागजात जल गए, कई मशीनें डैमेज हो गई। अब आग अपने आप लगी या लगाई गई ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जब भी जांच की बात उठती है कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि मामला दब जाता है। यही तो शक की असली वजह है। अगर सब कुछ पारदर्शी है, अगर कुछ छिपाने को नहीं है तो जांच से डरने की क्या बात है? जो पाक होता है वो जांच से नहीं डरता। दोस्तों अब बात करते हैं मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की, जिन पर छात्र आंदोलन के अगले चरण में सवाल उठने वाले हैं। ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति खुद कई विवादों के बीच हुई थी। नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं, यानी 3 में से 2 सरकार के, 1 विपक्ष का। बहुमत हमेशा सरकार के पास। पहले इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते थे ताकि निष्पक्षता बनी रहे, लेकिन नए कानून में उन्हें बाहर कर दिया गया और उनकी जगह गृह मंत्री को शामिल कर दिया गया। सोचिए, जो चुनाव आयुक्त बनेगा उसे चुनने वाली कमेटी में विपक्ष का सिर्फ 1 सदस्य होगा और सत्ता पक्ष के 2। ये सीधा सीधा एक तरफा फैसला है। और ऐसे में अगर सवाल उठे कि चुनाव आयोग सरकार के प्रभाव में है तो इसमें कोई हैरानी नहीं है। छात्र आंदोलन का अगला चरण ठीक इसी बात पर होगा कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कैसे बहाल की जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका कैसे वापस लाई जाए, और सबसे बड़ा सवाल ईवीएम पर भरोसा कैसे बहाल किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव भरोसा है। अगर भरोसा टूट गया
तो पूरी इमारत ढह जाती। यहाँ रुक कर के एक बात कहना ज़रूरी है, इस पूरे आंदोलन में जो सबसे खूबसूरत बात हो रही है वो ये है कि अब सिर्फ जेनजी नहीं बल्कि जेन अल्फ़ा भी सड़कों पर आ चुके हैं। जेन अल्फ़ा मतलब 2010 के बाद पैदा हुए बच्चे, यानी वो जो अभी स्कूल में है, जो अभी छोटे हैं, लेकिन जिनकी चेतना बड़ी तेज है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से जो तस्वीरें आई है वो देख करके पूरा देश हिल गया है। छोटे छोटे बच्चे अपने कंधे पर बस्ते लादे हुए हैं, तिरंगा हाथ में लेकर के 5 किलोमीटर पैदल चल करके डीएम कार्यालय पहुंचे। वहां घंटों धरने पर बैठे रहे और उनकी मांग क्या थी? कोई बड़ी क्रांतिकारी मांग नहीं थी। उनकी मांग थी कि बस स्कूल तक पहुंचने के लिए एक ढंग का सड़क। सोचिए दोस्तों, आज़ादी के 78 साल बाद भी अगर बच्चों को अपने स्कूल तक जाने के लिए एक पक्की सड़क के लिए धरना देना पड़े तो इस बात पर हंसे या रोए। ये तस्वीर पूरे देश के लिए एक आईना है। मामला इतना बड़ा बना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लेकर के सरकार और अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया, जवाब तलब कर दिया। यानी अब बच्चों की बात कोर्ट भी सुन रही है। और यही वो पल है जब आपको यकीन हो जाता है कि हवा बदल चुकी है। जो बच्चे कल तक मोबाइल में रील्स देखते थे वो आज सड़क पर उतर करके सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। यही तो असली लोकतंत्र है। जब पूरी पीढ़ी सवाल पूछने लगे तो सत्ता को जवाब देना ही पड़ता है। दोस्तों, इसी बीच झारखंड की खबर भी बहुत बड़ी है। रांची में जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, जिसे लेकर के राहुल गांधी ने खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा था, अब उस मामले में सरकार झुक चुकी है। हेमंत सोरेन ने खुद पहल की है, छात्रों के डेलीगेशन को बातचीत के लिए बुलाया है, कई मांगे मानी गई है। यानी जहां जिस सरकार ने भी छात्रों की बात सुनी वहां मामला शांत हुआ। जहां लाठियां भांजी गई, पैलेट गन चलाई गई, वहां आग और भड़की। ये तो सामान्य सी बात है। जब बच्चा रोता है तो उसे गोद में उठा करके उठाना पड़ता है। डंडा दिखाने से बच्चा और तेज रोता है। लेकिन दिल्ली की सरकार को ये सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही। और यही वो अंतर है जो अब जनता को साफ दिख रहा है। कहीं छात्रों से बात हो रही है, कहीं छात्रों पर बल प्रयोग हो रहा है। दोनों की सरकारें अलग है, दोनों तरीके अलग हैं और दोनों के नतीजे भी अलग हैं। दोस्तों, अब असली सवाल पर आते हैं। क्या आने वाले चुनाव में ईवीएम, चुनाव आयोग और युवाओं के मुद्दे सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? जवाब है हाँ, बिल्कुल बनेगा। क्योंकि जब देश की सबसे बड़ी पीढ़ी यानी कि जेन जी, जेन अल्फा एक साथ खड़ी हो जाए तो कोई भी राजनीतिक दल उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बैलेट पेपर की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। कई विपक्षी दल पहले से ही ये मांग कर रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए, ईवीएम को हटाया जाए। सरकार का जवाब हमेशा यही रहा कि बैलेट पेपर में और ज़्यादा गड़बड़ी होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, फर्जी वोट पड़ते थे। ठीक है, ये तर्क सुनने में सही लगता है, लेकिन क्या बैलेट पेपर की जगह वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल का 100% मिलान क्यों नहीं होता? अभी सिर्फ 5 वीवीपैट स्लिप्स प्रति विधानसभा गिनी जाती है, हजारों वोटों में से सिर्फ 5 पर्चियां। अगर 100% वीवीपैट स्लिप गिनी जाए तो सारा शक अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग इसे मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? यही तो असली सवाल है। जब सब कुछ पारदर्शी है तो पूरी गिनती से डर क्यों? और ये कोई नई मांग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये याचिका जा चुके हैं, हर बार टाल दी जाती है, हर बार कोई ना कोई तकनीकी बहाना बना दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझनी होगी आप लोगों को। दुनिया के ज़्यादातर बड़े और परिपक्व लोकतंत्र अब भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं। जर्मनी जो तकनीक में हमसे कहीं आगे है, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। जापान जो रोबोटिक्स की दुनिया का बादशाह है, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अमेरिका में मशीनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन साथ में पेपर ट्रेल पर भी बहुत जोर दिया जाता है। हर वोट का पेपर रिकॉर्ड होता है और उस पेपर रिकॉर्ड की जांच होती है। ब्रिटेन में आज भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। वो देश जिसने हमें लोकतंत्र की परंपरा सिखाई, वो आज भी हाथ से गिन करके बताता है कि कौन जीता। तो अगर पूरी दुनिया के बड़े लोकतंत्र बैलेट पेपर के भरोसे पर काम कर रहे हैं, इलेक्शन करवा रहे हैं, तो हम क्यों अकेले चले इस ईवीएम की तरफ, और वो भी बिना ठीक से जांच किए? यहीं से शक शुरू होता है, यहीं से सवाल उठते हैं। दोस्तों, एक बात और बहुत बड़ी बात है जो बीजेपी की चिंता को दुगना कर रही है। जिस तरह से जनजी अपनी लीडरशिप ढूंढ रही है, जिस तरह से जेन अल्फा अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, जिस तरह से पोल ट्रैकर्स के सर्वे बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को अगर अभी चुनाव हो जाए तो सरकार बनने का मौका मिल सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष होगी? क्योंकि अगर प्रक्रिया पर ही शक हो तो नतीजा चाहे कुछ भी आए
विवाद बना रहेगा। और इस बार तो बच्चे भी सड़क पर हैं, इस बार आग सिर्फ बड़ों में नहीं है, इस बार बच्चों में भी है। इस बार जो युवा वोटर पहली बार मताधिकार का इस्तेमाल करेगा वो देखेगा कि उसका वोट ईमानदारी से गिना जा रहा है या नहीं गिना जा रहा है, और अगर उसे लगा कि उसका वोट भरोसे के लायक नहीं है तो पूरे लोकतंत्र से उसका विश्वास उठ जाएगा। यही सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है दोस्तों, जब जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठियां चली तो पूरा देश हिल गया। जब हमीरपुर के बच्चे स्कूल तक जाने के लिए धरने पर बैठे तो कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। जब झारखंड में सरकार ने बात मान ली तो लोगों में एक उम्मीद जगी। लेकिन इन सब जीतों का असली फल तभी मिलेगा जब वोट का सम्मान होगा। सारी लड़ाइयां वोट पर ही खत्म होती हैं। अगर आप 1000 बार सड़क पर उतरे, लाख बार सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं, करोड़ों बार ट्रेंड चलाएं, लेकिन जब वोट डालने की बारी आए और उस वोट के साथ खिलवाड़ हो जाए तो सारी मेहनत बेकार है। ये बात जनजी को समझ आ चुकी है, ये बात इनके आंदोलन के अगुवाओं को समझ आ चुकी है, और यही वजह है कि अब अगला निशाना चुनाव आयोग और ईवीएम बन रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हो सकता है, जिसकी मांग होगी चुनावी सुधार, बैलेट पेपर की वापसी, या फिर 100% वीवीपैट स्लिप की गिनती, और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका की बहाली। ये मांगे कोई विपक्षी दलों की नहीं है, ये मांगे असल में लोकतंत्र को बचाने की मांगे है। इनका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, इनका सीधा सीधा संबंध है देश की बुनियाद से। दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा। एक ज़माना था जब सत्ता को लगता था कि युवा तो हमारे साथ हैं, पढ़ाई लिखाई से मतलब है, राजनीति में क्या लेना देना। सोशल मीडिया पर मीम देखेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, वोट डालेंगे और चले जाएंगे। लेकिन ये पूरी सोच अब उलट चुकी है। आज का युवा सिर्फ मीम्स नहीं देखता, वो न्यूज़ पढ़ता है, तथ्य जांचता है, आंकड़े समझता है और सवाल भी पूछता है। आज का बच्चा जो हमीरपुर से पैदल मार्च करता है वो कल एक जागरूक वोटर बनेगा। वो कल ऐसे सवाल पूछेगा जिनके जवाब देना सरकार के लिए भारी पड़ेगा। और यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि नई पीढ़ी हर बार पुरानी पीढ़ी से एक कदम आगे बढ़ती है, हर बार नए सवाल लेकर के आती है, हर बार पुरानी व्यवस्थाओं को चुनौती देती है। यहाँ देखिए, अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि अगला मोर्चा चुनाव आयोग के दरवाजे पर होगा। ज्ञानेश कुमार जी को जवाब देना होगा कि जो सवाल जनता उठा रही है उन पर उनका क्या रुख है, वीवीपैट पर उनकी क्या राय है, नियुक्ति प्रक्रिया पर उनकी क्या राय है, स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा पर उनकी क्या राय है, मशीनों के फर्स्ट लेवल चेकिंग, मार्क पोल, कमिश्निंग, इन तमाम प्रक्रियाओं में विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों की भागीदारी क्यों नाम मात्र की है। ये सारे सवाल अब खुले मंच पर उठाए जाएंगे। दोस्तों एक और सच बात कहनी होगी, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता के पास होती है, लेकिन ये शक्ति तभी काम करती है जब चुनाव प्रक्रिया पर पूरी जनता का भरोसा हो। अगर आधी जनता को लगे कि नतीजा पहले से तय है तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है, और यही तो हमें बचाना है। हम चाहते हैं कि हर वोट गिने, हर वोट का सम्मान हो, हर वोट पर देश का भरोसा बना रहे। इसके लिए ईवीएम में सुधार हो, वीवीपैट की 100% गिनती हो, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बहाल हो, नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्ष लोग शामिल हो, और अगर ये सब नहीं हो सकता तो बैलेट पेपर की वापसी हो। कोई नुकसान नहीं है। दुनिया के बड़े लोकतंत्र आज भी उसी से चल रहे हैं। हमीरपुर के बच्चों ने रास्ता दिखाया है, झारखंड के छात्रों ने रास्ता दिखाया है, जंतर मंतर के युवाओं ने रास्ता दिखा दिया है। तो सत्ता में बैठे लोग अगर अब भी नहीं समझे तो आने वाला वक्त उन्हें समझाएगा। और इतिहास गवाह है, जब जनता जागती है तो सत्ता को झुकना पड़ता है। 2027 में कई राज्यों के चुनाव हैं, 2029 में लोकसभा है। ये 3 साल भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत निर्णायक होंगे। इन 3 सालों में जो हवा बहेगी, जो आंदोलन खड़े होंगे, जो सवाल उठेंगे, वो अगले 50 साल की दिशा तय करेंगे। और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक ही चीज़ है, वोट। वो वोट जो हर 5 साल में एक बार डाला जाता है, लेकिन जिसका असर पूरे 5 साल पड़ता है। तो आप बताइए कमेंट में आपको क्या लगता है, क्या आने वाले चुनाव में ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या बैलेट पेपर की वापसी होनी चाहिए? क्या वीवीपैट की 100% गिनती अनिवार्य की जानी चाहिए? क्या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका फिर से बहाल की जानी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, क्या जेन-जी और जेन अल्फा का ये आंदोलन देश की राजनीति की दिशा बदल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।